चलो, पॉलिटी का हम लोग फंडामेंटल राइट तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को डीपीएसपी से आगे करना है ना। तो देखो, डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 36, ये 35 तक तो फंडामेंटल राइट ही है, 36 से 51 तक के आर्टिकल जो हैं वो डीपीएसपी में आते हैं। आर्टिकल 36 कुछ नहीं, वापस से सेम है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो कि फंडामेंटल राइट का है वही इसका भी है, सेम डेफिनेशन ऑफ स्टेट वहां जो है वो यहां भी वही रहेगा। आर्टिकल 36 सेम है, सेम एज फंडामेंटल राइट। फिर आर्टिकल 37 आता है। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, कैनॉट बी इन्फोर्स्ड, कैनॉट बी इन्फोर्स्ड, इसको किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आपका डीपीएसपी आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है तब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार मेरा डीपीएसपी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, ये वाला ये वाला ये वाला या कोई वाला भी कोर्ट मेरा इम्प्लीमेंट कराओ, नहीं, ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं, ये नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर है। 36 37 क्लियर हो गया। अब परेशान मत होना कि यहाँ कहीं तुमको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा अभी पीडीएफ जैसे आगे बढ़ेगा ना तो ये 36 भी दिख जाएगा, 37 भी दिख जाएगा। चलो अब आ जाओ डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन अलग अलग किताब में लक्ष्मीकांत में देखते हैं कि सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ने के लिए समझने के लिए आसान यही रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई क्लासिफिकेशन करता नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बनाए हुए हैं। तो देखो, पहला सोशलिस्ट डीपीएसपी। सोशलिस्ट मतलब जिससे सोशल वैल्यूज प्रमोट हो रहे हैं, मतलब जिससे सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी को लेकर सरकार काम कर रही है, वो डीपीएसपी आएंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। अब जैसे कि देखते जाओ कौन कौन है। आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ पीपल, आर्टिकल 38 में सरकार वेलफेयर ऑफ पीपल इंश्योर करेगी। आर्टिकल 39 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, रिसोर्सेस और हेल्थ इंश्योर करेगी। अब आर्टिकल 39 बी और सी फंडामेंटल राइट का कुछ एक्सेप्शन याद आ रहा है कि आर्टिकल 39 बी और सी को प्रेफरेंस मिलती है ओवर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड 19। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि 14 के ऊपर 39 चलता है, क्यों चलता है अभी आगे दिख जाएगा। तो 39 भी आगे हम करवाए हुए हैं, 39 सी आगे करवाए हुए हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। तो 39 देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, रिसोर्स और हेल्थ की बात कर रहा है। फिर 41 देखो तो सिक्योर वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, की सरकार सबके लिए वर्क, एजुकेशन और सरकारी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जिनको भी नीड है। 39 ए देखो, इसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड देने की बात कर रहा है। नालसा, सालसा कोर्ट बने हुए हैं ना, नालसा सालसा, जिसमें हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं जरूरतमंदों को, तो वो सरकार इंश्योर करती है थ्रू 39 ए। फिर आगे देखो 43 सिक्योर लिविंग वेजेज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लिविंग वेजेज सिक्योर करना है कि एक मिनिमम अमाउंट सबको मिलना चाहिए ताकि उसका सर्वाइवल हो सके और उसकी लाइफ की जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन होने चाहिए, एटलीस्ट रोटी खाना तो सबको मिलना ही चाहिए, ये आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 42 देख लो, जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन। अब ये जस्ट मतलब क्या है, पॉलिटी में कहीं भी जस्ट लिखा आ जाए ना तो इसका मतलब समझना जस्टिस है। ठीक, जस्टिस को ही हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड शॉर्ट वर्ड में जस्ट कह देते हैं। तो ये जस्ट मतलब जस्टिसाइबल ह्यूमन वर्क कंडीशन। ऐसा ना हो कि आप किसी को ऑफिस में काम करने के लिए भेज दिए और वहाँ ना उसके बैठने की जगह है, ना वो पानी पी सकता है, ना वो वॉशरूम की फैसिलिटी है, कुछ है ही नहीं, तो वो वर्किंग कंडीशन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन नहीं हुआ, तो उसको जस्टिसाइबल ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 42 कहता है। 43 बता दिए। 43 ए देखो कि वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट वर्कर्स बनाते हैं ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ट्रेड यूनियंस, तो वो 43 ए से सर इंश्योर होता है। 47 देखो, आर्टिकल 47 ये कहता है, कल हम एक आंसर लिखे हैं ना न्यूट्रिशनल सेफ्टी पे, तो 47 हमारा डीपीएसपी जो है वो ये कहता है कि सरकार सबका न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखेगी, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगी कि सबको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले। तो हम उस आंसर राइटिंग में इस आर्टिकल का भी रेफरेंस डाल सकते हैं और डालना चाहिए, वेटेज मिल जाएगा आंसर को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाले में। ठीक है, तो ये पूरे हो गए सोशलिस्ट। अब 39 बी और सी
क्यों रोके हुए हैं वो तुमको हम पहले ही बता दिए, क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट के ओवर उसको प्रेफरेंस दिया जाता है 39B(c) के, वो अभी तुरंत आगे करा देंगे। पहले गांधीयन डीपीएसपी देख लो। अब गांधीयन डीपीएसपी गांधी जी के वैल्यूज से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत बनाओ, 43 कहता है कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। आर्टिकल 46 देखो तो एम्पावरमेंट की बात करता है, SC ST और अलग अदर वीकर सेक्शंस की। 47 देखो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का प्रोहिबिशन करता है, रोकता है प्रचार प्रसार करने से। 48 देखो काउ स्लॉटर और मिल्च एनिमल का स्लॉटर पे ये प्रोहिबिशन लगाता है। काउ स्लॉटर तो समझ में आ गया होगा, मिल्च एनिमल्स मतलब जितने भी दूध देने वाले एनिमल्स है ना, उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ये 48 कहता है, गांधी जी के वैल्यू पे बेस्ड है। ठीक, अब आ जाओ लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये देख लो। लिबरल इंटेलेक्चुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंस के पर्सपेक्टिव से अभी तुरंत डिटेल में करा देंगे, करंट अफेयर में किया हुआ है लेकिन अभी फिर से हम तुरंत करा देंगे। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है अप टू 6 ईयर्स। 48 देख लो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48 देख लो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 49 देखो प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट की बात करता है कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। 50 देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर आ गया। और चेक्स एंड बैलेंस वाला जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, कराएंगे, ये सब कराएंगे, चिंता नहीं करना है। बस कुछ चीज कराएंगे कैसे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, करा सब देंगे। तो देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करता है ये आर्टिकल 50 हमारा, ठीक है। अब आगे देखो आर्टिकल 51 देखो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना है। ये हो गए लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये हो गए सोशलिस्ट, ये हो गए गांधीयन। तो अब आर्टिकल वाइज सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू से समझना होगा कि कहीं सरकार अगर सोशल वैल्यूज को प्रमोट कर रही है तो सोशलिस्ट डीपीएसपी है। हालांकि वो पूछता नहीं है कि कौन सोशलिस्ट है कौन लिबरल इंटेलेक्चुअल है, वो पूछता है कुछ गिने चुने आर्टिकल्स को। खास करके जो एरिया पूछता है वो नीचे भी अभी हम हाईलाइट तुमसे किए हुए हैं। तो पूरे आर्टिकल्स एकदम से याद नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ बेसिक्स ध्यान में रखना है, इसका जितना हो सके कवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, पूरा रिटेंशन पे ये बेस्ड है। ठीक, अब अमेंडमेंट्स देखो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डीपीएसपी में कुछ चीज ऐड की गई हैं, हम ऊपर लिख दिए हैं सारे आर्टिकल्स। अब ऐड क्या क्या हुआ है अमेंडमेंट से वो देखो। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, तो देखो 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो यहाँ देखो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 48A, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। और देखो इंश्योर फ्री लीगल एड, जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यहाँ लिखा है 39A, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। और देखो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ देखो चाइल्ड केयर, ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है। ठीक, तो ये 4 अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं नए डीपीएसपी अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम डीपीएसपी ऐड किए हैं। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा सा मुद्दे पे, मेंस के मुद्दे पे। देखो 36, 37 शुरुआत में बताया, जो लिखा है वही चीज लिखी है, बता दिए हैं। 36 क्या है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो फंडामेंटल राइट का है वही इसका रहेगा। डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, ये 37 कहता है। ठीक, ये तो बता दिए हैं। अब 39 और बी, 39B और 39C का मुद्दा देखो क्या है। 39B डायरेक्ट्स स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिटीज मटेरियल रिसोर्सेस। मटेरियल रिसोर्सेस में क्या आ जाएंगे, लैंड, वेल्थ, यही सब आएंगे। ठीक, टू सर्व द कॉमन गुड प्रिवेंटिंग वेल्थ होर्डिंग, वेल्थ होर्डिंग को प्रिवेंट करना मतलब वेल्थ का इकट्ठे नहीं होने देना है, एक हाथ में बांट के रखना है इसको, एक हाथ में ये वेल्थ ना रहे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सीधा ना हो, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहे सबको। ठीक, तो क्या कह रहा है, स्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसके ओनरशिप किसके कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जो कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्सेस है जैसे कि लैंड हो गया, पैसा हो गया, ये सबको सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि कॉमन गुड सबका भला हो सके और प्रिवेंटिंग वेल्थ होर्डिंग, और इससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ये आर्टिकल 39B कहता है। अब 39C देखो,
ये स्टेट को डायरेक्ट क्या करता है कि आपको इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरीके से लीड करना है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने दे, डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब स्टेट ये इंश्योर करेगी कि वेल्थ एक हाथ में इकट्ठा ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, सबके पास रहे। ठीक, तो ये 39B और C है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, सरकार टैक्स सिस्टम जो चला रही है हमारे यहाँ, इनकम टैक्स जो चलता है, IT एक्ट वाला जो इनकम टैक्स हमारे यहाँ चलता है, कैसा टैक्स सिस्टम चलता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। किसी की इनकम अगर 5-6 लाख रुपए है तो उसको टैक्स देना ही नहीं है। किसी की इनकम अगर 25 लाख है तो उसको कुछ कम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा। किसी की इनकम 30 लाख है तो उसको इससे ज़्यादा टैक्स लगेगा। किसी की 50 है तो उसको इससे ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारे यहाँ वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो क्या ये इंसान जाके क्लेम कर सकता है कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है? 25 लाख वाला क्लेम करेगा कि देखिए ये 5 लाख वाले से टैक्स ही नहीं ले रहे हैं, हमसे तो टैक्स ले रहे हैं। 30 लाख वाला जाकर क्लेम करेगा कि हमसे एक 10% टैक्स ले रहे हैं, 25 लाख वाले से 8% ही ले रहे हैं, मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है। तब तो फंडामेंटल राइट के साथ ये क्लैश हो जाता ना। आर्टिकल 14 कहता है ना इक्वलिटी रहेगी। अरे कहता है ना, लेकिन ये 30 लाख वाला तो क्लेम करेगा कि सरकार हमसे 10% टैक्स ले रही है, 25 लाख वाला से 8 लाख ले रही है, ये तो इनइक्वलिटी है, मेरे साथ अन्याय है। तो ये क्लैश हो जाएगा ना, डीपीएसपी सरकार ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। और एग्जाम्पल देखो, जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे ना, उस टाइम पे जो लैंड के होर्डिंग्स थे, हम कई बार तुमको ये चीज बता चुके हैं पहले वाले उसमें भी, जब हम आजाद हुए थे तो ऐसे जमीन जो है ना कुछ ही प्रिंसली राजाओं के पास, महाराजाओं के पास था, आम लोगों के पास जमीन नहीं था। तो सरकार को जमीन लेकर बांटना था। जब सरकार जमीन लेने जाती थी कोई ना कोई केस हो जाता था। सरकार जमीन लेने जाती थी, कह रही थी कि हम डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बी और सी। सरकार को कहा जा रहा है ना कि इंप्लीमेंट करो, कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्सेज का ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मत होने दो। तो सरकार ये काम कर रही थी। लेकिन जब सरकार करने जाए कोई ना कोई केस कर दे कि मेरा इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, सरकार हमसे छीन रही है, मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, तब तो क्लैश हो रहा था। अब क्लैश हो रहा था तो उसी का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलता है देखो, अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। सबसे पहला केस होता है चंपकम दोराई राजन केस। इसमें बोला जाता, उसमें सरकार ये बोलती है कि फंडामेंटल राइट सबसे सुप्रीम है डीपीएसपी से, और फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, और राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको सरकार हटाने की बात करती है। ठीक, ताकि राइट टू प्रॉपर्टी हटेगा तभी तो हम प्रॉपर्टी लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ध्यान से देखना ये चीज। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने से रोकना है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट था। अब तुमसे हम तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तुम चले जाओगे कोर्ट में कि मेरा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रहा है। तब तो हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसाइबल है। तो सरकार इसीलिए कही कि फंडामेंटल राइट में ही बदलाव करना होगा। तो सरकार ने चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट ऊपर चलेगा डीपीएसपी से, और फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। ठीक, पहली बात तो ये कही। फिर गोलकनाथ केस आता है। इसमें जुडिशियरी ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए। मतलब सरकार जो ये डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना चाह रही है 39BC, ये आप नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी, ऐसा गोलकनाथ का केस में कह दिया गया। तो जब कह दिया गया तो सरकार फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई और कही कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई और इंसर्ट कर दी आर्टिकल 31C। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? 31C फंडामेंटल राइट में करवाए हैं। 31C क्या कहता है कि 39BC को जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तब आपका 14 और 19 रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। कल याद आ रहा है, कल का फंडामेंटल राइट का वीडियो, कि 31C प्रेफरेंस देता है 39BC को, ध्यान में आ रहा है? तो वो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है। फिर केशवानंद भारती केस आता है जो कि कहता है ठीक है 31 ठीक है। कोर्ट केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो 31C है ना वो ठीक है, जायज है। कोर्ट उसको अपहेल्ड कर देता है और बोल देता है कि हाँ 39BC के को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखो क्या होता है।
इसमें बोल दिया गया कि सारा डीपीएसपी जो है ना, सारा डीपीएसपी ये ऊपर चलेगा, ये एबव रहेगा 14, 19 और 31 के। मतलब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने में 14, 19, 31 कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऐसा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सरकार बोल दी। ठीक, फिर आगे देखो फिर क्या हुआ। फिर एक केस, फिर ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया जाता है ताकि इनइक्वालिटी कम किया जा सके। राइट टू प्रॉपर्टी हटाया ना फंडामेंटल राइट से, उसको लीगल राइट बना दिया ना, बताए थे ना फंडामेंटल राइट में। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। इसमें क्या किया गया, चेंज सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड इट फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है, जो आर्टिकल 45 था ना उसका सब्जेक्ट मैटर बदल दिया गया और इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, देखो आर्टिकल 45 क्या कह रहा है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर्स। ध्यान में आ रहा है, तो उसी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई पढ़वाना है, एजुकेशन देना है, जो हम कल बोले भी थे कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो तीनों को बदला है, डीपीएसपी को भी, फंडामेंटल राइट को भी और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी। वो है 86th चाइल्ड सब्जेक्ट वाला कि एजुकेशन भी देना है 6 से 14 साल के बच्चों को। वो कल करवाए थे तुमको, यहाँ भी याद दिला दिए। फिर आता है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल्ड करने की परमिशन दी जाती है। ये भी फंडामेंटल राइट में तुमको हम कराए थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। मिनर्वा मिल्स केस में क्या बोला गया, ये जो केस चल रहा था मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया कि 31C ठीक है, बैक टू 31C ये ठीक है, आर्टिकल 39BC के ऊपर चलेगा। मतलब आर्टिकल 39BC को इम्प्लीमेंट करने में 14, 19 रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि जुडिशियरी भी समझ गई कि भैया जब तक 14, 19 रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, राइट टू इक्वलिटी जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे जमीन लेंगे तुमसे तुम्हारा। तुम तो कहोगे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा जमीन छीना जा रहा है, लेकिन छीनना जरूरी है तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। इसीलिए कहा गया है आर्टिकल 39BC के ऊपर, मतलब 39BC ऊपर रहता है फंडामेंटल राइट के 14, 19 से। ठीक है, समझ में आया कि आर्टिकल 39BC क्यों एबव रहेगा फंडामेंटल राइट के, क्योंकि यहाँ पे सरकार को कॉमन गुड इंश्योर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है वेल्थ को, एक हाथ में वेल्थ नहीं जमा होने देना है। ठीक, एक हाथ में वेल्थ जमा नहीं होना है, जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तब तो जिसके पास ज़्यादा है उससे लेना होगा, और जिसके पास ज़्यादा है वो कहता है मेरा इक्वलिटी जा रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट जा रहा है, इसीलिए ये काम किया गया। ठीक है, ये डिबेट समझ में आया तुमको कि कैसे ये 39B और C चला है। बीच में फिर 9th शेड्यूल, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिससे 9th शेड्यूल डाल दी थी सरकार की। 9th शेड्यूल में जो भी लॉज आएंगे वो चैलेंज नहीं किए जाएंगे जुडिशियल रिव्यू के लिए। अभी उसकी कहानी भी देखेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद तुमको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी करा देंगे, वो इसी डिबेट से लिंक है, तो क्लैरिटी तुमको मिल जाएगी अभी। ठीक, थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूजन हो सकता है, आ रहा हो तो कन्फ्यूजन आ रहा हो ना, तो बस तुम ये ध्यान रखना कि कौन से चीज में क्या कहा गया है। चंपक दोराई राजन केस में क्या कहा गया है, फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी के, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। गोलकनाथ केस में कह दिया फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर। 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार लेकर आई और कहे कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है। फिर 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31C जोड़ दी। 31C कल ही तुमको बताए हैं, 31C ये कहता है कि आर्टिकल 39BC को इंप्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। फिर केशवानंद भारती केस आया, उसने भी अपहेल्ड किया कि आर्टिकल 31C ठीक है, 39BC के प्रेफरेंस 39BC के ये नीचे रहेगी आर्टिकल 14 और 19, तो डीपीएसपी को यहाँ प्रेफरेंस दी गई। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे पहले आई थी, तो उसमें सरकार ने ये कह दिया था कि डीपीएसपी, जितने भी डीपीएसपी हैं उनको अगर इंप्लीमेंट करने के लिए 14, 19 और 31 कॉम्प्रोमाइज हो तो होता रहेगा। 31 याद आ रहा है, 5 सेट ऑफ लॉज हैं, याद आ रहा है, जो एक्सेप्शंस हैं, ध्यान में आ रहा है कि नहीं, कल जो कराए हैं तुमको फंडामेंटल राइट में। इसीलिए हम उसको लास्ट में कराए थे, 31C को एकदम लास्ट वाले पन्ने में उसको हम कराए थे ताकि ध्यान में रहे वो। और फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है जिसमें भी यही बोल दिया जाता है कि 39BC ऊपर चलेगी फंडामेंटल राइट 14, 19 के। ये सब तुमको करा दिए। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनइक्वालिटी कैसे मिनिमाइज हुई, राइट टू प्रॉपर्टी हमने हटा दिया था, कल भी कराए हैं फंडामेंटल राइट में। फिर ये सब कहानी हो गई, बस इतना तुम अभी ध्यान रखो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कराते हैं तो ये और क्लैरिटी आ जाएगी, अभी तुरंत इसी वीडियो में करा रहे हैं। फिर एक और कहानी आई, जब इतना चीज हो गया ना तब एक डिबेट शुरू हुआ कि सुप्रीम क्या है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है कि डीपीएसपी सुप्रीम है।
डीपीएसपी सुप्रीम है। कौन ज्यादा सुप्रीम है इसकी कहानी में नहीं पढ़ना है, इसकी कहानी एक लाइन की है। शंकरी प्रसाद केस में जुडिशियरी ने कहा कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाकर रखना है बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच एक हार्मोनी बनी रहनी चाहिए, हार्मोनी बनी रहनी चाहिए, इसी को कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो शंकरी इस डिबेट में कि कौन बड़ा है, फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है, इस पे जुडिशियरी ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाकर रखो। शंकरी प्रसाद केस में कहा था, बात खत्म, इतना ही याद रखना, बहुत हाइप इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये चीज कह दी। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी सवाल पूछ दिया जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि कौन सुप्रीम है। तो भैया आज का सिचुएशन ये कहता है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस मिलती है, फंडामेंटल राइट प्रायोरिटी है, लेकिन हाँ डीपीएसपी को एज मच एज बैलेंस करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बैलेंस इंप्लीमेंटेशन इसका करना है और इस तरीके से करना है कि दोनों के बीच ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बना रहे, लेकिन एकदम अंतिम विकल्प होगा तो फंडामेंटल राइट की सुपरमेसी है। ठीक, ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट है। चलो, अब हमारा 39 BC तुमको बता दिए, 36 37 बता दिए। अब एक डिबेट देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में तुमको बताए हैं ना कि डीपीएसपी कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। ये देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन हम ला नहीं पाए हैं, इस पर डिबेट बहुत चलता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, मेंस का डायमेंशन इस पे चलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये सेट ऑफ लॉज हैं, कुछ लॉज हैं जो कि गवर्न कर रहे हैं किसको, पर्सनल मैटर को। कौन से पर्सनल मैटर को, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। इनहेरिटेंस मतलब कि हम किसके इनहेरिटेड हैं, कौन हमको इनहेरिट करेगा। एडॉप्टेशन है कि माँ को बच्चा अडॉप्ट करना है कि फादर, मतलब ये जो एडॉप्शन, चाइल्ड एडॉप्शन वाला है ना, उसके रिगार्डिंग ये लॉज हैं। डोमेस्टिक हमारे जो सोशल लॉज होते हैं ना, कस्टम्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये है। अभी करंटली मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, सिख का रिलीजियस मैटर भी अलग चलता है। तो सरकार डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए कि भैया सब के लिए एक लॉ, सेट ऑफ लॉज जो कि गवर्न करे पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन शुड बी एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली, मतलब सब के लिए एक बराबर इम्प्लीमेंट हो, यूनिफॉर्म वे में हो, अलग अलग ना हो जैसे अभी है, मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग, ऐसे अलग ना हो, यूनिफॉर्म हो सभी सिटीजन्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन या फिर कल्चर। कोई भी उनका कल्चर है, कोई भी उनका धर्म है, उससे मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म लॉ लाओ, सब के लिए एक लॉ होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 44 भी यही कहता है। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट्स तो ये होगा कि इक्वलिटी आएगी सोसाइटी में और फेयरनेस होगा, इक्वल होगा सबके लिए लॉ और फेयर होगा। अभी देखो ना कितना खिचड़ी पका हुआ है अलग अलग हमारे ये जो सोशल लॉज हैं उसमें, तो ये एक बेनिफिट आएगा। दूसरा, इंडिया का जो सेकुलर स्ट्रक्चर है उससे ये अलाइन करेगा कि इंडिया में अलग अलग धर्म के नियम नहीं चल रहे हैं, एक नियम चल रहा है। ठीक, फिर से तीसरा क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएंगे लॉ। अभी समझ में ही नहीं आता है, हम लोग को भी नहीं समझ में आएगा कि कौन सी मुस्लिम लॉ है, कौन से हिंदू लॉ है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं, तो वो लॉ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये इसके फायदे होंगे। लेकिन इसको लाने में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, इंडिया में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतने कल्चरल ग्रुप हैं, इतने रिलीजन हैं कि कहीं ना कहीं क्लैश मच जाएगा। वही रेसिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप रेसिस्ट करने लगेंगे कि नहीं, आप मेरे कल्चर को ब्रीच कर रहे हैं, आप मेरा जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है उसको वायलेट कर रहे हैं, ऐसा रेसिस्टेंस आ सकता है। इंप्लीमेंटेशन चैलेंज आ सकता है, सोशल लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, कल्चरल लेवल पे बॉयकॉट मूवमेंट, सरकार के खिलाफ विद्रोह हो सकते हैं, लीगल चैलेंजेस आ सकता है, फंडामेंटल राइट के बिहाफ पे क्लेम कर देगी कि मेरा फंडामेंटल राइट टू रिलीजन ब्रीच कर रहे हैं आप, ये सब करके। तो ये सब कन्फ्लिक्टिंग चैलेंज आ सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में डायलॉग करो, कंसेंसस बिल्ड करो रिलीजियस ग्रुप्स वाले लोगों के साथ, एक बार इकट्ठे यूसीसी इंप्लीमेंट मत करो, ग्रेजुअल रिफॉर्म करो, अवेयरनेस एंड एजुकेट करो लोगों को कि भैया आपका फंडामेंटल राइट नहीं जा रहा है, बस लॉ एक लेकर आ रहे हैं जो पूरे कंट्री के लिए एक रहेगा। यूनिफॉर्मिटी बैलेंस करो विथ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी जो है हमारे इंडिया की, अलग अलग डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग कल्चर, ट्राइब्स, अलग अलग धर्म है, उनको रिस्पेक्ट बनाकर रखो और यूनिफॉर्मिटी को भी बैलेंस करो। और जो कंसर्न्स आ रहे हैं रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल प्रिजर्वेशंस को लेकर लोगों के बीच, उन कंसर्न्स को एड्रेस करो। ये 5 इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, वोट बैंक के लिए जल्दी कोई सरकार करती नहीं है। ठीक,
अब एक और सॉल्यूशन दे सकते हैं कि गोवा का जो मॉडल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है ना, तो गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के मॉडल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज ए मॉडल बनाकर, और धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा डीपीएसपी। ठीक, अब चलो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। इसमें कुछ नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ही नहीं। इसको हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए। किस में ऐड किए? पार्ट 4A में ऐड किए, और इसका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A में ही सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये इंस्पायर्ड होकर लिए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पे आया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी ने ऐड करवाई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स देख लो, ये नॉन जस्टिसाइबल है, इसको भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये बस मॉरल ऑब्लिगेशन है, और हर एक इंडियन सिटीजन पे ये एप्लीकेबल होंगे, इंडियन सिटीजन पे, ध्यान रखना। ठीक, चलो अब देखो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कौन कौन। पहला कि रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। दूसरा, चेरिश करना है आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडिया थे हमको उनको चेरिश करना है, प्रमोट करना है। तीसरा, अपहोल्ड करना है क्या? सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया के। चौथा, डिफेंड द नेशन एंड परफॉर्म नेशनल सर्विस, नेशन को हमें डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस परफॉर्म करना है। हार्मोनी बनाकर रखना है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है, इंडिया का रिच हेरिटेज और कल्चरल कंपोजिशन को प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना है। और देखो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको क्लीन रखना है, इम्प्रूव करना है। साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म बनाकर रखना है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप में कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर बनाकर रखना है, ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकलो। देखो रिलीजन में कोई बुराई नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है, हर धर्म में चीज़ें अच्छी ही लिखी गई हैं, बस वो आगे मैनिपुलेट हो करना इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो गई हैं कि जो असली धर्म में चीज़ें लिखी गई थी वही गायब हो गया है, लोग अपने अकॉर्डिंग उसको बना लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म डेवलप करे इंसान अपने अंदर। और क्या है? सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करो, वायलेंस मत करो। स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर, हर एक स्फेयर में एक्सेलेंस लेने की कोशिश करो, हर एक सेक्टर में एक्सेलेंट बनने की कोशिश करो। और ओरिजिनल जो 42nd अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ ना, तो 10 ही ड्यूटी ऐड हुए थे। 11वां ड्यूटी क्या है? प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने तीनों में कुछ ना कुछ ऐड किया है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज, और एक ही चीज ऐड किया है कि एजुकेशन प्रमोट करना है 6 से 14। ठीक, तो ये ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट के ड्यूटीज कितने बार अमेंड हुए हैं? तो भैया पहली बार तो आया ही अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और अभी तक आ जाने के बाद एक ही बार अमेंड हुआ है, ये मात्र एक बार। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट। अब आ जाओ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे। अब जो तुमको हम बता रहे थे ये ध्यान से समझना कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारा इवॉल्व कहाँ से हुआ है। अब एक चीज याद करना, कल जो तुमको हम फंडामेंटल राइट कराए थे तो उसमें एक आर्टिकल 13 कराए थे, उसमें एक टर्म लिखा था लॉ, कि लॉ में होगा क्या क्या तुमको हम बताए थे। ऑर्डर होगा, ऑर्डिनेंस होगा, बाई लॉ होंगे, बाई लॉज होंगे, फिर से तुम्हारा ये रेगुलेशंस होगा और कस्टम्स होगा। ये कराए थे कि लॉ के एम्बिट में क्या क्या आता है। आर्टिकल 13 में कल ही तुमको कराए हैं, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉज में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये कल कराए थे। अब इसी को लेकर सवाल उठा कि ये जो आर्टिकल 13 में द वर्ड लॉ यूज किया गया है, क्या इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है कि नहीं, इस लॉ में अमेंडमेंट इंक्लूड होगा कि नहीं। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 13 में लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है। कल हम तुमको अमेंडमेंट लिख के नहीं दिए थे ना, तो अमेंडमेंट नहीं लिखा गया है। तो सवाल यही उठा कि ये जो आर्टिकल 13 में लॉ है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शामिल होगा कि नहीं, अमेंडमेंट वर्ड ऐड होगा कि नहीं। ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए लॉ बोला है कि अमेंडमेंट के लिए भी बोला है। देखो सवाल यही उठा, whether the word law in article 13 includes only ordinary laws and not the constitutional amendment act। मतलब सवाल ये उठा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ है, तो सवाल हमारा यही उठा था उस वाले में कि वेदर जो वर्ड लॉ लिखा हुआ है ना आर्टिकल 13 में, ये देखो
ये जो लॉ लिखा है आर्टिकल 13 में, इस लॉ के एम्बिट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे कि नहीं? अगर अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे तब तो पार्लियामेंट आसानी से फंडामेंटल राइट्स बदल देगा, क्योंकि लॉज में 5 तरीके के लॉज बताए हुए हैं जो कि इनकॉन्सिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट के साथ, तो फंडामेंटल राइट नल एंड वॉइड हो जाएगा, जिसमें ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, बाई लॉज हैं, कस्टम है, रेगुलेशंस हैं। तो यही 5 के आधार पे अगर कोई कानून बना है, वो अगर फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तब ये लॉ नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो अमेंडमेंट तो इसमें लिखा नहीं है, तो अगर सरकार कोई अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे अगर फंडामेंटल राइट एब्रिज हो रहा है, तब तो वो जस्टिफाइड होगा। तो वो यही सवाल उठा कि अगर इस आर्टिकल 13 के लॉ के मीनिंग में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है ना, तब तो फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट अमेंड कर लेगी। लेकिन अगर इस लॉ के मीनिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, अगर मान लो ये लॉ जो लिखा है जैसे कि ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, कस्टम, रेगुलेशन, अगर इसके एम्बिट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, तब तो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, तब तो अगर इनकंसिस्टेंट होगा एफआर से, तब तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा लॉ। इसीलिए कहा गया कि अगर लॉ के एम्बिट में, ये जो आर्टिकल 13 में लॉ लिखा है, इस लॉ के एम्बिट में अमेंडमेंट्स आते हैं, तब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है, अगर नहीं आते हैं तब कर सकता है। यही सवाल उठा। तो पहला केस हुआ, पहला केस क्या हुआ? शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था? पहली बार 1951 में ये हुआ। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 368 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ना, तो अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ अंडर आर्टिकल 13। कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में ये बोला कि इस लॉ के एम्बिट में अमेंडमेंट नहीं आता है, फंडामेंटल राइट सरकार बदल सकती है। फिर आ गया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में ये बोला कोर्ट ने कि नहीं नहीं, इस लॉ के एम्बिट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा तो सरकार नहीं बदल सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। फिर आता है 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें सरकार ने कह दिया कि आर्टिकल 368 में जो लॉ है ना, वो मतलब सॉरी आर्टिकल 13 में जो लॉ है ना, वो आर्टिकल 368 नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसमें जो लॉ लिखा है ना, इसके एम्बिट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, ये सरकार बोल दी। किसके अगेंस्ट में बोल दी? क्योंकि देखो ना, गोलकनाथ तो यहाँ कह दिए थे गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल नहीं है, आर्टिकल ये 13 में जो लॉ है उसके एम्बिट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा। इसीलिए सरकार ने 24वां अमेंडमेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया और कह दिया कि 368 आर्टिकल जो है वो लॉ के एम्बिट में नहीं आएगा, आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ लिखा हुआ है, इसलिए हम फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं। फिर आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में जुडिशियरी ये कहती है कि ठीक है, अब तो तुम अमेंडमेंट कर दिए, तो मान लिए कि आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुम करोगे वो आर्टिकल 13 के लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा, मतलब अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, जुडिशियरी ने मान लिया। फिर बोला चलो ये भी तुम्हारी बात मान ली है कि फंडामेंटल राइट तुम अमेंड करोगे, चलो अमेंड भी कर लो, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट नहीं होना चाहिए। यहीं से पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया कि आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर लीजिए, लेकिन इसके जो कोर वैल्यूज हैं, इसके जो कोर वैल्यूज हैं, इसके जो एसेंस हैं, इसके जो फिलॉसफी हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। इसका जो ट्रू नेचर है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक, तो यहां आ गया कि बदलो फंडामेंटल राइट, जितनी बार बदलना है बदलो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मत तोड़ना। ये पहली बार केशवानंद भारती में बोल दिया। ये भी बोल दिया कि चलो अमेंडमेंट कर दियो, तो मान लिए कि तुम्हारा जो आर्टिकल 13 का लॉ है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। ठीक, नहीं आता है तो तुम फंडामेंटल राइट लो बदल लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मत भूलना, क्योंकि नया हम कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का दे रहे हैं। फिर इंदिरा नेहरू केस आता है, इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशियरी अपहेल्ड करती है कि हाँ ये सही है, ये बात रहेगी। ठीक, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है और इसमें सरकार कह देती है फंडामेंटल राइट तो अमेंडेबल है, इसको हम अमेंड कर सकते हैं।
और अमेंडमेंट कैनॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, और साथ में ये भी कह दी कि जो अमेंडमेंट हुआ है ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है। जुडिशियरी की ही पावर खा गई थी इंदिरा गांधी कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं रहने देंगे। ठीक, ये 42nd अमेंडमेंट में कर दिया कि अब कैसे करोगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को तुम चेक, क्योंकि तुम्हारी तो हम जुडिशियल रिव्यू ही खा गए 42nd अमेंडमेंट से। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, इसमें जो कोर्ट बोल दिया कि अच्छा अब जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज, यहाँ लिखो कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में फंडामेंटल राइट डाल दिया। तो फिर 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या कहा सरकार ने कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल तो है ही, वो तो जुडिशियरी कह ही रहा था कि हम अमेंडेबल मान रहे हैं, लेकिन एक और क्लॉज जोड़ दी ना कि इसमें हम जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, मतलब जुडिशियरी ओवर ये जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। तब तो दिक्कत हो जाता, कुछ अमेंड कर देते फंडामेंटल राइट में, जुडिशियरी की पावर ही नहीं होती रिव्यू करने की। तो जब रिव्यू करने की पावर ही नहीं होती तो वो कहाँ से चेक करता कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट हुआ कि नहीं? तो फिर जुडिशियरी एक्टिवेट हुआ मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में, कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। अब तुम जुडिशियल रिव्यू की जो पावर हमसे लियो हो, जुडिशियल रिव्यू है को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में डाल दिए, तो अब जुडिशियल रिव्यू की पावर इनहेरेंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू से निकल रही है कि जुडिशियरी चेक करेगी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मनमाने तरीके से काम ना करे। इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना दिया और जुडिशियल रिव्यू तब से चला आ रहा है। जुडिशियल रिव्यू चला आ रहा है तो जुडिशियरी बार बार रिव्यू करती है सरकार के अमेंडमेंट को, और सरकार को भी पावर मिला हुआ है कि वो फंडामेंटल राइट बदल सकती है। तो कितना अमेंडमेंट तो किया है, कितने अमेंडमेंट से क्या क्या चीज ऐड हुआ है हम बताए ही हैं तुमको। फिर लास्ट में एक वामन राव केस आता है, इसमें जुडिशियरी वापस से बोलती है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपहेल्ड होगा, सही है, और ये कब से अप्लाई होगा? अप्लाई टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर 24 अप्रैल 1973। अब 24 अप्रैल 1973 क्यों दिन रखा गया? क्योंकि केशवानंद भारती केस का फैसला इसी दिन आया था। कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी दिन से लाए हैं ना, तो बहुत लॉ तब तक सरकार बना ली थी इस गैप में, तो पुराने जितने लॉ हैं उसको तो छोड़ दो, हम उसको तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है उस दिन से तुमने जितने भी लॉ बनाए हो सब का हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इतना ही है, लिमिटेड अमेंडमेंट पावर है सरकार की, यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। जुडिशियरी चेक करेगी कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक, ये पूरा हमारा इवोल्यूशन था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अब ये केस हो गया ना, ये केस में क्या बोली सरकार कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के लॉ को हम जुडिशियल रिव्यू में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लॉ था, जुडिशियरी के पास खाली समय थोड़ी है कि वो चेक करती रहे। जुडिशियरी बोली थी कि इस दिन या इस दिन के बाद से जितने भी लॉ बनेंगे उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था और इसी दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। लेकिन एक केस आया फिर बाद में, अभी शायद 2000 के करीब में ही आया है, 2000 कहाँ 2005, 6, 7 की 10, 15 में आया है, मेरे माइंड से अचानक स्लिप हो गया। IR सिहोलो केस, कोहिलो केस भी इसको ऐसे कहते हैं। इसमें जुडिशियरी कहा कि नहीं भैया, इसके बाद का तो देख ही रहे हैं, इसके पहले का भी जरूरत होगा तो देख लेंगे। इसमें कंप्लीट जो था 9th शेड्यूल वाला ब्लैंकेट वो खत्म। IR सिहोलो केस में जुडिशियरी ने कहा कि ठीक है, पुराना लॉ तो देख ही रहे हैं, 1981 से ही ये लागू हो चुका है, लेकिन अब हम पहले वाला भी देखेंगे। इस दिन से पहले जो तुमने लॉ बना कर रखे हैं, चाहे वो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है नहीं हो, हमको जरूरत पड़ी तो हम इसको भी चेक करेंगे। ये IR सिहोलो केस से आया था। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंप्लीट। अब एक और चैप्टर देख लो, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज देख लो। ये क्या है, रुकना एक सेकंड यार। चलो अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज देख लो। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। चलो टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज देख लो। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अलग अलग मेजोरिटीज होती हैं। ठीक, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल से अमेंड होता है? हम सब जानते हैं आर्टिकल 368 से। तो 368 में कुछ मेजोरिटी के नाम लिखे गए हैं। पहला मेजोरिटी है वो स्पेशल मेजोरिटी, इसका नाम दिया गया है। एक है स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट, या इसी को रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ये दो ही मेजोरिटी आर्टिकल 368 में दी हुई है। तो कौन सी दो मेजोरिटी आर्टिकल 368 में दी हुई है अमेंडमेंट के लिए? एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 368 में दी गई है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, ये आर्टिकल 368 में नहीं दी गई है। क्लियर?
इसीलिए याद करो, जब तुमको हम वो चैप्टर करा रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसमें आर्टिकल 4 में लिखा था ना कि ये जो 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में सरकार जो भी तोड़ मरोड़ स्टेट्स के अंदर ये सब कर रही है, ये अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको पास कराना है सिंपल मेजोरिटी से, और सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के एम्बिट में नहीं आता है। तो जब सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट में ही नहीं आता है, तो ये जो आप अमेंडमेंट किए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव लॉ है ये। ठीक, तो सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में नहीं आता है। यहाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन घुमा सकते हैं वो कि कितने टाइप्स की मेजोरिटी आर्टिकल 368 देता है, तो 2, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट, 2 ही देता है बस। ठीक, अब थोड़ा सा ब्रीफ देख लो सबका। सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा? 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं उस दिन हाउस में, उसके 50 मेंबर्स वोट करेंगे। ठीक, और इसको हम अमेंडमेंट नहीं मानते हैं। मतलब इस हाउस में मान लो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जितने प्रेजेंट हैं इसका 50% वोट करेंगे, और अगर 50% ने फेवर में वोट कर दिया और बिल पास हो गया तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। मतलब मान लो कि ये हाउस है, इसमें 10 लोग हैं, 3 3 6 3 9 1 10 लोग हैं। एक बिल आया हुआ है, स्टेट को, चलो ना स्टेट यूपी को डिवाइड करना है, यूपी को डिवाइड करना है तो सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। अब इसमें से 50% इसका क्या होगा? प्रेजेंट कितने लोग हैं? 10। आज के दिन इस समय हाउस में कितने लोग प्रेजेंट हैं? 10। 3 3 6 3 9 1 10 लोग प्रेजेंट हैं। इस 10 में से 5 ने फेवर में वोट कर दिया, ये 3 और ये 2 5 ने कहा कि ठीक है डिवाइड कर दो। 5 ने वोट कर दिया, 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग आ गया, यूपी डिवाइड हो गया। ठीक, और ये अमेंडमेंट हुआ ही नहीं, ये सिंपल मेजोरिटी है, आर्टिकल 368 में आता ही नहीं है, तो इसको अमेंडमेंट हम गिनेंगे ही नहीं। ठीक, अब आ जाओ स्पेशल मेजोरिटी। अब ये आर्टिकल 368 में लिखा है स्पेशल मेजोरिटी, इसको देखते हैं ये क्यों किया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में इस मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 बात बोली गई है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखो पहले वाले में तुमको हम बताए थे कि 10 लोग प्रेजेंट हैं, 10 में से 50% वोट डाले और यूपी डिवाइड हो गया। अब मानो हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है, हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है? 243 होती है ना। तो मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, हम छोटे नंबर्स पे खेलते हैं, मान लो ये हाउस है, लोकसभा यही है, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ अभी जस्ट एन एग्जांपल मान के चल लो 20 लोगों की है। तो 20 लोग यहाँ बना, तो मान कर चलो कि 1 से 20 लोग की ये स्ट्रेंथ है। ठीक, ये क्या कह रहा है? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब 20 का 50% क्या होगा? 10। तो पहला कंडीशन तो स्पेशल मेजोरिटी में ये है कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब हाउस के टोटल जितने स्ट्रेंथ हैं उसका 50% से पास होना चाहिए। और दूसरा प्रोविजन क्या है? मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये दूसरा क्लॉज ये है कि इस दिन मान लो 20 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की। दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि 20 मेंबर हाउस की स्ट्रेंथ है ना, तो इस दिन जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उसका 2/3 वोट कर दे। जैसे कि यूपी को डिवाइड करने में कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 10 प्रेजेंट थे ना, तो 10 ही प्रेजेंट करवा लो। 10 का अगर 2/3 वोट कर दिए फेवर में तो ये स्पेशल मेजोरिटी होगा। स्पेशल मेजोरिटी में 2 क्राइटेरिया है। पहला 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब हाउस में की मान लो टोटल स्ट्रेंथ 20 है, जस्ट एन एग्जाम्पल 20 है, 1 से 20 तक लोग बैठ सकते हैं, 20 लोगों की जगह है, 20 ही लोग की स्ट्रेंथ है अभी मान लो इस हाउस की। अब कह रहा है टोटल मेंबरशिप का, तो टोटल मेंबरशिप 20 हो गए, टोटल मेंबरशिप का 50% कितना होगा? 10 होगा। तो 10 लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो पास हो जाएगा। तो स्पेशल मेजोरिटी का पहला क्राइटेरिया क्या है? 50%, 10 लोगों ने सपोर्ट किया, पास हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 2/3 बहुमत चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। तो इसमें अब ये नहीं होगा स्ट्रेंथ का, इसमें मान लो एक दिन हाउस ये है, इसमें 20 लोगों की स्ट्रेंथ थी लेकिन आज प्रेजेंट है मात्र 15 लोग, तो यहाँ तो प्रेजेंट एंड वोटिंग ही बोल रहा है ना, तो इस 15 लोग का 2/3 2/3 वोट कर दिए तो ये मेजोरिटी से पास हो जाएगा। तो स्पेशल मेजोरिटी के 2 टाइप्स होते हैं, 2 क्राइटेरिया होती है। समझ में आ गया? अब इसका इस्तेमाल हम ये काम करने के लिए करते हैं, कुछ और भी हैं लेकिन जो बेसिक एग्जांपल है वो तुमको हम लिख दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में इसी मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आर्टिकल 368 में आता है, ये अमेंडमेंट गिना जाएगा। अब दूसरा देखो, स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट, इसमें क्या है?
ये देखो स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट, इसमें क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये स्पेशल मेजोरिटी है पार्लियामेंट का, कंसेंट ऑफ 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। अब ये क्या कह रहा है, मान लो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है जो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म को चेंज करे, जिससे स्टेट की ऑटोनॉमी इंपैक्ट होने लगे, जैसे जीएसटी। जीएसटी क्या था, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर इंपैक्ट हो रहा था ना, पूरा स्टेट्स पे इसका इम्पैक्ट आता है, स्टेट की ऑटोनॉमी थी, पहले स्टेट टैक्स लगाता था, अब जीएसटी के थ्रू सारा टैक्स सेंटर अपने हाथ में लेना चाह रहा था, तो इससे सारे स्टेट्स इफेक्ट हो रहे थे ना, स्टेट की फेडरलिज्म, उस स्टेट की जो पावर है वो इम्पैक्ट हो रही थी ना, स्टेट की ऑटोनॉमी, स्टेट की इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट हो रही थी ना। तो जब उस केस में स्टेट की इंडिपेंडेंस, स्टेट की ऑटोनॉमी इम्पैक्ट होने लगे, उस केस में ये मेजोरिटी चाहिए पास कराने के लिए। और ये मेजोरिटी क्या कहता है, कुछ नहीं, सिंपल, स्पेशल मेजोरिटी का ये दो क्राइटेरिया कराए हैं ना, वो तो रहेगा ही, स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 का आधा कितना है, 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब 28 में से अगर 14 स्टेट ने बोला कि हाँ ये बिल पास कर दो, तो ये बिल पास हो जाएगा, ठीक, जहां फेडरल स्ट्रक्चर हमको चेंज करना होता है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी है पार्लियामेंट का, यही स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट सीधा यही कहता है, इसको डिवाइड करके पढ़ो, स्पेशल मेजोरिटी यहीं तक है, ये तुमको समझा दिए ये वाला। अब आ जाओ कंसेंट ऑफ स्टेट, वैसा कोई अमेंडमेंट जिससे स्टेट की ऑटोनॉमी, फेडरल स्ट्रक्चर इंपैक्ट होने लगे, उसमें जो भी बिल तुम लाओगे, उस बिल को तो पहले स्पेशल मेजोरिटी से ऐसे पास करा लो, और जब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाए ना, तो जितने स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका अगर 50% तुम्हें सपोर्ट कर दिए तो ये बिल पास माना जाएगा। तो पहले तो इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराओ, फिर स्टेट से पूछो, स्टेट्स टोटल 28 हैं, 28 में से अगर 14 स्टेट ने हाँ बोल दिया तो तुम्हारा ये बिल पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, यही है स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट या विथ रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे आर्टिकल 368 में यही दो मेजोरिटी लिखी गई है, ये नहीं लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 में यही दो लिखी गई है, ध्यान रखना। अब कुछ और मेजोरिटी है, उसका भी देख लो, कुछ और मेजोरिटी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, आर्टिकल 368 में ये भी नहीं है, आर्टिकल 368 में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन देख लो क्योंकि ये काम पड़ते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगा, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50%, हाउस की मेंबरशिप टोटल कितनी थी, कितनी माने थे हम लोग, 20 का 10 चाहिए, 10 लोगों ने हाँ बोला, ये है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं है, टोटल मेंबरशिप होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए, पहली चीज। दूसरा देखो इफेक्टिव मेजोरिटी, रुकना, चलो इफेक्टिव मेजोरिटी अब देखो, एब्सोल्यूट करा दी, इफेक्टिव देखो, इफेक्टिव में क्या कह रहा है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ पहले होता क्या है वो समझो, इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ ये कहता है कि टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी है और वैकेंसीज कितनी है। मतलब मान लो ये हाउस है, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ हम लोग कितनी माने थे, 20 थी, 20 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि 20 के 20 लोग हाउस में अभी एम्प्लॉयड हो या फिर चुन गए हों, हो सकता है 20 लोगों की जगह है लेकिन 18 ही चुने गए हों, 2 सीट खाली हो, अभी 2 सीट खाली हो। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ वही कहता है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 20 है, 20 में से जो खाली सीट है जिस पे अभी तक कोई चुना नहीं गया है उसको माइनस कर दो, तो 20 में से 2 किए तो 18 आ गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी बनी, 18 बनी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी तुमको समझ में आ गया। तो मोर देन, रुकना यार, इतना मैसेज कौन कर रहा है। हाँ तो चलो, तुमको इफेक्टिव स्ट्रेंथ समझ में आ गया ना, ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि जितनी सीट है हाउस की टोटल कितनी है, 20 के 20 लोग बैठे होंगे, चुन के आ गए होंगे, ऐसा तो है नहीं, हो सकता है 1-2 वैकेंट सीट हो, तो जितनी वैकेंट सीट है मान लो 2 हैं, तो 20 में से 2 घटा दो तो 18 हो गए। अब टोटल 18 लोग प्रेजेंट हैं, मतलब टोटल 18 लोगों की स्ट्रेंथ है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, 18 लोगों की है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ तो 18 लोगों की है क्योंकि 2 तो वैकेंट सीट था, टोटल सीट 20 था, 2 वैकेंट था। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना आ गया, 18। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी यही कहता है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 18 आ गई ना हाउस की, तो इसका 50% से ज़्यादा,
तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर का, डेप्यूटी चेयरमैन का, इन सब का रिमूवल इसी इफेक्टिव स्ट्रेंथ से होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक और क्राइटेरिया है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, ये वाली मेजोरिटी से पास होनी चाहिए राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये वाली सिंपल मेजोरिटी 50% वाली चाहिए लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा के ये हेड होते हैं ना, वीपी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ये तुमको इफेक्टिव मेजोरिटी भी समझ में आ गया। अब देखो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया कहाँ जाता है, तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सिर्फ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में किया जाएगा। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी थी, 20 थी ना, 20 थी, तभी तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमने 18 निकाल लिया था 2 वैकेंट सीट हटाकर। तो टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी है, 20। तो इस 20 का 2/3 बहुमत से अगर पास होगा तब प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे। तो ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का मेजोरिटी अगर पूछा है ना तो सिर्फ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, इसका और कहीं इस्तेमाल नहीं है। ठीक, चलो एक ट्रिक बता दिए कि टोटल स्ट्रेंथ 2/3 का कहीं देखना क्वेश्चन में तो समझ जाना कि प्रेसिडेंट का रिमूवल इसी से, इम्पीचमेंट इसी से होगा और कहीं जगह इसका इस्तेमाल है ही नहीं। ठीक, अब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये देख लो, मतलब 20 लोगों की स्ट्रेंथ है टोटल, आज प्रेजेंट कितने हैं, मान लो 15 ही प्रेजेंट हैं, तो इस 15 का 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 लोग इस 15 में से वोट कर दिए तो वो मुद्दा पास हो जाएगा। अब उसमें कौन कौन से मुद्दे होते हैं, जैसे राज्यसभा के पास पावर है कि एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट में लॉ बनवा सकता है ना राज्यसभा, जैसे कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो ये वाला पास कराना है तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से हो जाएगा। ठीक, तो अगर पॉलिटी एक बार भी पढ़े हुए हो ना तो ये नोट्स और एक्सप्लेनेशन से क्लैरिटी तुमको आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल रिवीजन हमारा चल रहा है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में खींचेंगे, नहीं तो पॉलिटी तो 2 महीना का पूरा कोर्स है ना। फिर भी एनी हाउ जितना डिटेल्ड मेंस प्रीलिम्स सब के लिए हो सकता है हम करा रहे हैं। देखो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रीलिम्स में कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन स्टिल कवर कर दिए हैं। ये वाला जो तुमको हम अलग से कराए हैं ना, ये इतना 39BC इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो असेसमेंट तुमको इतना समझाए हैं ये वाला। अब ये वाली भी तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। 24वां अमेंडमेंट देख रहे हो, वहाँ भी कराए हैं कि क्या क्या हुआ था कहानी और कैसे कहानी चला था। चलो, तो ये हमारा 4 चैप्टर ख़त्म। कल से हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट।